ईयर 1990 में भारत देश के लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ईयर 1991 में ये। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। 94 में ये। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। 98 में। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। ईयर 2000 में। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ईयर 2002 में। लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। ईयर 2003 में। एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। एंड फाइनली ईयर 2005 में ये। जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी, और तुम आए, और तुम आए। ये सारे गाने इंडिया के कल्चर में नदीम श्रवण का वो अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शायद ही हम में से ऐसा कोई होगा जिन्होंने नदीम श्रवण के कंपोज किए हुए गाने को कभी नहीं सुना होगा। बट ऐसा क्या हुआ कि ईयर 2005 आते आते ये आइकॉनिक जोड़ी हमेशा के लिए टूट सी गई और इन गानों का सिलसिला हमेशा के लिए थम सा गया। और वो कौन सी कंस्पिरेसी थियरी थी जिसकी वजह से इन दोनों का म्यूजिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1972 में, जब दो स्ट्रगलिंग म्यूजिक कंपोजर, एक नदीम अख्तर सैफी और दूसरा श्रवण राठौर, एक पार्टी में मिलते हैं। सपने एक, काम एक और मंजिल एक होने की वजह से ये दो लोग एक जोड़ी बन जाते हैं और ये जोड़ी आगे चल करके इतनी पॉपुलर हो जाती है कि लोगों को लगता था, इवन आज भी लगता है, कि नदीम श्रवण कोई दो लोग नहीं एक ही इंसान का नाम है। खैर, इन्होंने जोड़ी तो बना ली थी, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए इन्हें अभी काफी स्ट्रगल करना बाकी था। कितना स्ट्रगल वो आपको अभी पता चल जाएगा, लेकिन हम इनकी स्ट्रगल से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसी ही कोशिश हम भी कर रहे हैं आपके दिलों में जगह बनाने के लिए, और ये आपके सपोर्ट और प्यार से ही पूरा हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके हमारे काम को अप्रिशिएट करें, जिससे हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके। कहानी में वापस आते हैं और इन्हें फर्स्ट ब्रेक ईयर 1973 में एक भोजपुरी गाना बनाने के लिए दिया जाता है फॉर द फिल्म दंगल। और वो गाना ये था जिसे गाया था लेजेंडरी सिंगर मन्ना डे ने। काशी हील पटना हीले कलकत्ता हीलला तोहरी लचक जब कमरिया हो सारी दुनिया हीलला हो। बट भोजपुरी फिल्म का रीच कम होने की वजह से इन दोनों का टैलेंट बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पाया और इन्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए 8 सालों का इंतजार करना पड़ा। ईयर 1981 में इन्हें एक हिंदी फिल्म के टाइटल ट्रैक को कंपोज करने का ऑफर मिला। फिल्म का नाम था मैंने जीना सीख लिया और गाने का नाम था पल दो पल। और फिर से 4 सालों का लंबा इंतजार और ईयर 1985 में इन्हें एक म्यूजिक एल्बम स्टार 10 बनाने का ऑफर मिलता है। बट ये एल्बम फ्लॉप कर जाती है और फिर इन्हें 4 सालों का इंतजार करना पड़ता है। एंड देन ईयर 1989 में जाकर के इन्हें एक नहीं 2 फिल्मों के सभी गाने कंपोज करने का ऑफर मिलता है। इन 2 फिल्मों में से एक फिल्म थी इलाका और दूसरा था हिसाब खून का। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फिल्में फ्लॉप कर जाती है और उस समय फिल्मों का फ्लॉप होने का मतलब था कि गाने भी नहीं चलेंगे, इसलिए लोगों ने इनके गानों को भी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। और यहीं पे इनकी लाइफ में एंट्री होती है म्यूजिक मोगुल कैसेट किंग गुलशन कुमार की।
ईयर था 1983 जब गुलशन कुमार ने अपनी म्यूजिक कंपनी सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च करी थी विद द ब्रांड नेम टी सीरीज। उस टाइम पे कॉपीराइट लॉज में काफी लूप होल्स थे और गुलशन कुमार ने इन लूप होल्स का फायदा उठा करके पायरेटेड कैसेट्स को बनाना शुरू किया और उन कैसेट्स को इतने कम दामों में बेचना शुरू किया कि आम जनता भी उसे अफोर्ड कर सकती थी। अब मैं यहाँ पे पायरेटेड क्यों बोल रहा हूँ, इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। शायद आपको याद होगा कि बचपन में हम गानों की डबिंग कराते थे कि एक ही कैसेट्स में हमें अपने मन चाहे गाने मिल जाए और कैसेट शॉप वाले ओरिजिनल कैसेट से इन गानों को कॉपी करके हमें दे भी देते थे और ये होती थी पायरेसी, क्योंकि इसकी वजह से ओरिजिनल कैसेट्स नहीं बिकते थे जितना उसे बिकना चाहिए था। और ये चीज सीडी आने के बाद भी हुई और यहाँ तक कि आज भी हो रही है कि हमें पायरेटेड फिल्म इंटरनेट पे ऐसे ही मिल जाते हैं। बट टी सीरीज ने इस चीज से काफी पैसा बनाया, लेकिन उन्हें पता था कि ये पायरेसी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसलिए टी सीरीज ने 1984 में ओरिजिनल गाने प्रोड्यूस करना शुरू किया। बट कंपनी को पहली सक्सेस मिलती है ईयर 1988 में जब कयामत से कयामत तक मूवी रिलीज होती है। इस फिल्म के गानों ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि देखते ही देखते इस टी सीरीज ने 80 लाख कैसेट्स इस फिल्म के गानों के बेच दिए और टी सीरीज रातों रात एक फेमस म्यूजिक कंपनी बनकर के उभरी। और इसी टी सीरीज कंपनी के लिए भक्ति गाना गाया करती थी फेमस सिंगर अनुराधा पौडवाल, और अनुराधा पौडवाल ने ही नदीम श्रवण को गुलशन कुमार से मिलवाया। गुलशन कुमार उस समय एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा न्यू टैलेंट्स को मौका देते थे और यही रीजन था कि गुलशन कुमार ने नदीम श्रवण को एक गाना कंपोज करने का ऑफर दिया। एंड देन नदीम श्रवण सिंगर कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल और लिरिसिस्ट समीर अंजान के साथ मिल करके एक बेहद खूबसूरत गाना बनाते हैं और वो गाना था ये। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और वो कहते हैं ना कि अगर टीम अच्छी हो तो कुछ अच्छा बन ही जाता है। और ये गाना ऐसा बना जिसको सुन करके गुलशन कुमार ने नदीम श्रवण के साथ एक पूरी म्यूजिक एल्बम चाहत बनाने का डिसीजन ले लिया। नदीम श्रवण, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और समीर ये पांचों मिल करके इस म्यूजिक एल्बम के लिए 6 गाने बनाते हैं। और दोस्तों ये वो जमाना था कि म्यूजिक एल्बम से ज्यादा फिल्में चलती थी और फिल्मों में गाने होने की वजह से वो गाने लोगों तक ज्यादा पहुंचते थे और ज्यादा लोगों तक पहुंचने की वजह से गानों के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। अब देखिए आशिकी फिल्म कैसे बनी, इसके पीछे भी 2 कन्फ्लिक्टिंग थियरीज है। एक थियरी ये है कि गुलशन कुमार इन गानों पे कोई फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे, वो बस इन गानों को बैन करना चाहते थे। और दूसरी थियरी ये है कि गुलशन कुमार ही इन गानों पे फिल्म बनाना चाहते थे और इसलिए वो उस समय के फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट के पास इन गानों को लेकर के चले जाते हैं और महेश भट्ट इन गानों को सुनते ही इन गानों के साथ एक फिल्म बनाने को डेस्परेटली तैयार हो जाते हैं। एंड देन महेश भट्ट इन गानों के अराउंड अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स को जोड़ करके एक कहानी लिखते हैं और उसके बाद एक फिल्म बनती है आशिकी। बट अगेन ये फिल्म बन जाने के बाद गुलशन कुमार इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहते थे। बट महेश भट्ट ने गुलशन कुमार को रिटर्न में ये एश्योरेंस दिया कि अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हुई तो वो फिल्में डायरेक्ट करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं सेकंड वाली थियरी को लेकर के चल रहा हूँ जो श्रवण राठौर के इंटरव्यू पे आधारित है। बट एक चीज सभी की थियरी में है कि गुलशन कुमार फिल्म बनने के बाद इसे रिलीज नहीं करना चाहते थे। एंड फाइनली महेश भट्ट के इस कॉन्फिडेंस के साथ ये फिल्म ईयर 1990 में रिलीज होती है। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस फिल्म के गाने इतने बड़े सुपरहिट साबित हुए कि देखते देखते 2 करोड़ से भी ज्यादा कैसेट्स टी सीरीज ने बेच दिए। और दोस्तों इस एक फिल्म ने बहुत सारे लोगों को ओवरनाइट स्टार बना दिया, इंक्लूडिंग नदीम श्रवण। फाइनली नदीम श्रवण की 17 सालों की मेहनत रंग लाती है और इसके बाद नेक्स्ट 7 सालों में इस टीम ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, चाहे वो साजन फिल्म का गाना हो या सिर्फ तुम। बट ईयर 1997 आते आते इस टीम को किसी की नजर लग गई और गुलशन कुमार की मौत ने इस पूरी टीम को बिखेर कर रख दिया। और ये बात आप सभी जानते हैं कि ये वो दौर था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक गहरा रिश्ता था और ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लगा हुआ होता था और अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में इस तरीके से घुसी हुई थी कि फिल्म प्रोड्यूसर को हीरो और हीरोइन भी अंडरवर्ल्ड के इशारों पे सेलेक्ट करने पड़ते थे। और इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड फिल्म प्रोड्यूसर से पैसे भी वसूल किया करते थे एक्सटॉर्शन के नाम पे। और गुलशन कुमार ऐसे ही एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जो इस अंडरवर्ल्ड का शिकार बनते हैं। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज इस टाइम तक पूरे इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री का 65% शेयर ओन करती थी, इसलिए गुलशन कुमार को हमेशा अंडरवर्ल्ड से फोन आता था पैसों के लिए। गुलशन कुमार के मर्डर के बाद जो पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है उसके अकॉर्डिंग गुलशन कुमार ने एक बार ऑलरेडी डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की गैंग को एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट भिजवाया था, लेकिन उसके कुछ ही मंथ के बाद दाऊद इब्राहिम के गैंग से अबू सलेम का गुलशन कुमार को फिर से फोन आता है और इस बार गुलशन कुमार को 10 करोड़ पे करने को कहा जाता है। बट गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड को ये अमाउंट देने से इनकार कर देते हैं और ये मना करना काफी ऑब्वियस भी था क्योंकि उस टाइम पे 10 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था किसी भी इंसान के लिए। और इसलिए अबू सलेम ने दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के ऑफिस में बैठ करके गुलशन कुमार की मर्डर प्लान की और इस मर्डर के लिए 3 शूटर्स को हायर किया गया। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये बात आप जाकर के चार्जशीट में देख सकते हैं। एंड देन एज प्लान्ड 12 अगस्त 1997 को दिन दहाड़े ये शूटर्स गुलशन कुमार पे 16 गोलियां चलाते हैं जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये सारा इंसिडेंट उस समय होता है जब गुलशन कुमार हर दिन की तरह अपने ड्राइवर रूपलाल के साथ सुबह 8 बजे मुंबई के अंधेरे में जितेश्वर महामंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहे थे।
कृष्ण कुमार की मर्डर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और 45 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद प्राइम सस्पेक्ट बनते हैं अबू सलेम समेत 24 लोग। 30 अगस्त को इस केस में एक और नाम ऐड होता है जो था नदीम श्रवण की जोड़ी से नदीम अख्तर सैफी। फिर आगे चल करके अक्टूबर मंथ में इस केस में एक और नाम ऐड होता है जो था टिप्स कैसेट्स के मालिक रमेश तौरानी, जो उस समय टी सीरीज के मेन राइवल हुआ करते थे। 3 मंथ के बाद यानी नवंबर 1997 को बॉम्बे पुलिस 400 पेज की चार्जशीट बॉम्बे के सेशन कोर्ट में सबमिट करती है और यहीं से सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू होती है। अब मैं थियरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस चार्जशीट में ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है जो आज तक प्रूव नहीं हो पाए, लेकिन इन एलिगेशन की वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी निकल के जरूर आ गई और इन सारी कंस्पिरेसी थियरीज में सच कहीं खोसा गया। कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 1, चार्जशीट के अकॉर्डिंग गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार ने पुलिस को यह बयान दिया कि गुलशन कुमार को मारने के लिए नदीम ने अबू सलेम को पैसे दिए और इसी बयान के आधार पर 30 अगस्त को नदीम का नाम भी इस केस से जोड़ दिया गया था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि नदीम ने ऐसा किया क्यों, वो भी उस समय जब उनका कैरियर ऑल टाइम पीक पे था। दोस्तों कृष्ण कुमार के अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब ये है कि 1996 में नदीम श्रवण हाय अजनबी नाम से एक एल्बम रिलीज करना चाहते थे जिसके सारे गाने नदीम ने गाए थे और नदीम एज अ सिंगर इस एल्बम से लॉन्च होना चाहते थे। बट गुलशन कुमार इस एल्बम को रिलीज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है और इस चीज की वजह से गुलशन कुमार और नदीम के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाती। फाइनली इन सारी डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी गुलशन कुमार इस एल्बम को रिलीज करते हैं और इसके पीछे रीजन भी था क्योंकि नदीम श्रवण ने गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए एक से एक सुपर हिट गाने बनाए थे। बट एल्बम रिलीज होती है और रिलीज होते ही ये एल्बम फ्लॉप हो जाती है। गुलशन कुमार का कहना था कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं होने की वजह से लोगों ने इनके गानों को पसंद नहीं किया और नदीम का ये कहना था कि गुलशन कुमार इस एल्बम को रिलीज नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो प्रमोशन इस एल्बम की होनी चाहिए थी वो गुलशन कुमार ने नहीं की। और कृष्ण कुमार के अकॉर्डिंग इसी चीज की वजह से नदीम ने अबू सलेम को पैसे दिए गुलशन कुमार को मारने के लिए। कृष्ण कुमार का कहना था कि अबू सलेम ने 6 अगस्त और 9 अगस्त यानी गुलशन कुमार की मर्डर से 3 दिन पहले गुलशन कुमार को कॉल किया था और 9 अगस्त की कॉल में अबू सलेम ने गुलशन कुमार से ये पूछा कि उन्होंने नदीम की एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं किया और इसके लिए उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा था तो गुलशन कुमार और कृष्ण कुमार ने पुलिस में जाके इस चीज की कंप्लेंट क्यों नहीं करी। अब ये फैक्ट आप यहाँ पे याद रखना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में सबमिट चार्जशीट के अकॉर्डिंग गुलशन कुमार की मर्डर 3 मंथ पहले ही प्लान हो चुकी थी। खैर इस चीज पे और क्लैरिटी लाने के लिए आप मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बुक लेट मी से इट नाउ को रेफर कर सकते हैं, जिसमें राकेश मारिया ने यह बताया है कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को गुलशन कुमार की मर्डर के बारे में अप्रैल में ही पता था और मुंबई के क्राइम ब्रांच के पास पूरी डिटेल भी थी कि उन्हें मंदिर के बाहर ही मारा जाएगा और इसके लिए 3 शूटर्स भी हायर किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस गुलशन कुमार की सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने को रेडी थी, बट गुलशन कुमार ने मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यूपी पुलिस की सिक्योरिटी थी। अब यूपी पुलिस ने उनको सिक्योरिटी क्यों दी ये भी सवाल है, तो इसका जवाब यह है कि गुलशन कुमार को अक्सर अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स आया करते थे। यूपी की पुलिस ने उन्हें कांस्टेबल्स प्रोवाइड किए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो मर्डर वाले दिन छुट्टी पे था। नदीम जो 17 जुलाई 1997 से ही लंदन में थे अपनी फैमिली वेकेशन पे, वो इंडिया लौट के ही नहीं आते हैं। नदीम के अकॉर्डिंग उनके फ्रेंड और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने उनको ये एडवाइस किया कि वो इंग्लैंड में ही रहे क्योंकि अगर वो इंडिया आएंगे तो उनको इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उनको फंसा देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नदीम श्रवण की इस जोड़ी की कामयाबी को नहीं देखना चाहते थे और तब से लेकर के आज तक नदीम इंग्लैंड में ही है। उन्होंने वहां की सिटीजनशिप भी ले ली और वहीं पे परफ्यूम और बैग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चन है। पहला कि अगर नदीम बेगुनाह है तो उन्होंने इंडिया में आकर के अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो सच में बेगुनाह है। तो इन दोनों सवाल का जवाब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी की वजह से जो सच है वो कहीं खोसा गया है और उन सच को बाहर लाने के लिए मुझे आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स को रखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये पता चल सके कि नदीम श्रवण की एक स्ट्रगलिंग लाइफ क्या थी, जिन्होंने उन स्ट्रगल से बाहर निकल करके हमारे लिए इतने सारे आइकॉनिक गाने बनाए जो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।